रौनकपुर गांव में एक गंभीर बीमारी फैल जाती है जिससे गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। इस गांव में एक अमीर परिवार था जिसका मुखिया रमेश है, जो गरीब लोगों से बहुत चिढ़ता है और उन्हें अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देता। रमेश को एक गरीब उसके घर की ओर आते हुए दिखाई देता है। ए लड़के, कहाँ जा रहा है? साहब, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाने की तलाश में जा रहा हूँ। खबरदार, जो मेरे घर की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगा। ऐसा मत कहिए साहब, 2 दिन से भूखा हूँ, अगर आप मुझे खाना खिलाते होगे तो आपका भला होगा। अच्छा, तो अब तेरे जैसे गरीब भिखारी को खिलाने से मेरा भला होगा? निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे गांव से बाहर फिंकवा दूंगा। ये सुनकर वो डर जाता है और वहां से चला जाता है। बड़ा आया था मेरा भला करने वाला। दूसरी तरफ गांव में एक गरीब आदमी है जिसका नाम राजवीर है। उसे अपनी तरह सभी गरीब लोगों से बहुत हमदर्दी है। वो एक किसान भी है, इसीलिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है। इसीलिए वो गरीब और असमर्थ लोगों को अपने घर पर खुद खाना बनाकर खिलाने लगता है। अरे शर्माओ मत भाई, अपना ही घर समझो और एक रोटी और खा लो। तभी उसके दरवाजे पर चिल्लाते हुए रमेश आता है। अरे ओ राजवीर के बच्चे, बाहर निकल। आप लोग परेशान मत हो, आप खाना खाइए, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। राजवीर की बात सुनकर सभी गरीब लोग खाना खाने लगते हैं और राजवीर घर के बाहर आ जाता है। साहब, आज आपका इस गरीब के घर की ओर कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन तेरे कारनामे इतने घटिया है ना कि मुझे यहाँ आना ही पड़ा। क्या गलती हो गई मुझसे सरकार? तू बड़ा दान देने वाला बना फिरता है ना, तू जाकर सड़कें बनवा, रास्ते ठीक करा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू जो ये गरीबों को खाना खिला रहा है उससे मुझे परेशानी हो रही है। पर साहब, मैं तो इन बेचारे गरीबों को अपने घर पर अपना उगा हुआ अनाज खिला रहा हूँ, इससे भला आपको क्यों तकलीफ है? तू चाहे अपने घर पर खिलाए या अपनी छत पर ये लोग उड़कर सीधे तेरे घर में थोड़ी ना आ जाएंगे। ये लोग मेरे घर के आगे से होकर गुजरते हैं। पर इसमें बुरा क्या है? अरे ये इतने गंदे लोग हैं कि इनके पीछे मक्खियां भिनकती हैं और कुछ मक्खियां मेरे घर में भी घुस गई हैं। ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी है, अगर आज के बाद तूने इन लोगों को खाना खिलाया तो तेरी खैर नहीं। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। राजवीर अपना उदास चेहरा लेकर अंदर आता है, जहां पर कुछ गरीब लोग खाना खा रहे थे जिन्होंने रमेश की चेतावनी सुन ली थी। चाचा जी, क्या आप कल से हमें खाना नहीं खिलाएंगे? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे घर आ जाना, मैं पेट भर कर खाना खिलाऊंगा। खाना खाने के बाद सभी गरीब लोग राजवीर के घर से चले जाते हैं। राजवीर अपने पड़ोसी रमेश की बातों पर बहुत देर तक सोचता है, पर उसका मन नहीं मानता कि वो इस बीमारी के समय में गरीबों की मदद ना करे। इसीलिए वो गरीबों को खाना खिलाना जारी रखता है। ये देखकर रमेश बहुत चिढ़ जाता है और वो एक पंचायत बुलाकर राजवीर पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा देता है। मैंने इस राजवीर को अपना पड़ोसी और दोस्त माना, पर इसने दोस्ती की आड़ में मेरे घर से 8 बोरी अनाज चुराया। मैं नहीं चाहता ये चोर गांव के दूसरे लोगों के घर में भी जाकर चोरी करे, इसीलिए इसे गांव से निकालना ही सही रहेगा। तुम इसे गांव से निकाल दो। रमेश की बात सुनकर और गांव वालों के हित के लिए पंचायत राजवीर को गांव से निकालने का फैसला करती है। अब राजवीर अपना घर छोड़कर गांव से दूर जंगल में जाकर रहने लगता है। वे जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी और एक रसोई घर बनाता है। राजवीर अपने बचे हुए अनाज से गरीब लोगों को फिर से खाना खिलाना शुरू करता है, पर अब राजवीर के पास धीरे धीरे अनाज की कमी होने लगती है। वो एक दिन में कई 100 लोगों का खाना बनाता है। इसी बीच जब वे अपने अनाज भंडार में जाता है तो देखता है कि अब उसके पास सिर्फ 1 बोरी अनाज ही बचा था। अरे ये क्या हुआ? सारा अनाज खत्म हो गया और ये महामारी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है, और ऊपर से मेरे घर में राशन भी खत्म हुआ जा रहा है। मैं कैसे लोगों की मदद करूंगा?
राजवीर बचे हुए एक बोरी अनाज से गरीबों के लिए खाना बनाता है, जिससे वे एक थाली में कुछ खाना अपने लिए निकालकर अलग रख लेता है। वो सभी गरीबों को खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद जब सभी गरीब वहाँ से चले जाते हैं तो राजवीर अपना खाना निकालकर खाने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत राजवीर के दरवाजे पर आती है और बोलती है, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, तुम्हारा भला होगा। राजवीर को उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है और वे अपने लिए रखा हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देता है। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत वहाँ से जाते हुए राजवीर को दुआएं देती है। बेटा, इस महामारी में जब सभी लोग मरीजों से दूर भाग रहे हैं, तब ऐसे समय में भी तुम गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हो। तुम्हारा भला हो और तुम्हारी ये छोटी सी रसोई अनमोल रसोई में बदल जाए। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। क्योंकि अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए राजवीर भूखा ही सो जाता है। भूख के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आती है और वो सुबह होने से पहले ही उठ जाता है। वो जब अपनी रसोई में जाता है तो देखता है कि उसकी रसोई सोने की बन चुकी है। उसकी रसोई में रखा हुआ हर सामान सोने का था। ये देखकर राजवीर हैरान हो जाता है। अरे, ये कैसा चमत्कार है, ये सब सोने का कैसे बन गया? फिर उसे बूढ़ी अम्मा की दी हुई दुआएं याद आती हैं और वो समझ जाता है कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। फिर वो कुछ सोना बेचकर गरीबों को खाना खिलाता है। उधर रमेश को भी बीमारी लग जाती है और उससे सब दूर भागने लगते हैं। उसको घर में भी रखने से उसके परिवार वाले हिचकिचाते हैं और डॉक्टर भी उसे दवाई देने से डरने लगता है। तब मजबूरी में रमेश को राजवीर के घर जाना पड़ता है और वो उसके घर जाकर बोलता है, राजवीर, मैं तुमसे कैसे माफी मांगू? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम मुझे माफ करोगे भी या नहीं करोगे मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन आज मुझे भी वही बीमारी हो गई है और अब मैं अमीर होके भी अमीर नहीं रहा। मैं उन गरीबों की तरह ही गरीब हो गया हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले भी मुझे घर में रखने से अब डर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं रमेश, उस वक्त तुम्हारे ऊपर अमीरी का भूत सवार था, पर अब ऐसा लग रहा है कि कोई गरीब और असहाय आदमी मेरे सामने खड़ा है जो मुझसे मदद मांग रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है और खाना खिलाता है और उसको दवाई भी देता है। इस तरह वो सोने की रसोई से थोड़ा थोड़ा सामान बेचता और उसी से गरीबों की बहुत मदद करता और गरीबों को खाना खिलाया करता था।